गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा 8th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, क्लास 12th, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक क्या रहा। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य में 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। छोटे खेतीहर जिसके पास कम जमीन थी, और भूमिहर संभ्रांत जो दूसरों की भूमि पर कार्य करते थे वो, और जो बड़े जिसके पास ज़्यादातर भूमि होती थी वो जमींदार कहलाते थे। फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। कृषि उत्पादन से कैसे उगाता था? किसानों पर कर लगाया जाता था। कई बार उपज का 5वां भाग, कई बार उपज का 10वां भाग, और कई बार 5 साल के लिए भी कर फिक्स कर दिया जाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। और चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए। क्योंकि अगर बेचने के लिए फसल उगाई जाएंगी तो व्यापार होगा उनका। व्यापार के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मुद्रा की, पैसे की और बाजार की। और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। किसान और कृषि उत्पादन। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, क्योंकि आज भी ज़्यादातर किसान जो हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती है। फसल की पैदावार में क्या क्या कार्य किए जाते हैं अब लगा लो। जैसे धान की रुपाई हो रही है, बुआई तो नहीं होती, रुपाई हो रही है। पहले क्या क्या काम है? जमीन तैयार करनी पड़ती है, प्योद उगानी पड़ती है। प्योद उगाने के बाद फिर उनको वहाँ से उखाड़ करके फिर पूरी ज़मीन में लगानी पड़ती है। उसके बाद उनकी खाद पानी करना पड़ता है। उनकी फिर जो एक्स्ट्रा प्लांट जैसे कि घास जिसको हम बोल देते हैं, निराई करनी पड़ती है उसकी। फिर जा कर के उसकी पकती है और फिर उसकी कटाई होती है। तो ये सभी कार्य उस समय भी गाँव में हुआ करते थे। आगे है जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थे, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसा कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भी घिरा हुआ था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तो हमें इन भौगोलिक विविधताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कृषि समाज किससे? ज़मीन से जुड़ा है। ज़मीन को अगर हमें परखना है, देखना है, तो उसकी भौगोलिक स्थितियों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्रोतों की तलाश। किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास जो लिखा गया है राजाओं का, महाराजाओं का, तो उनमें क्या है? राजाओं की प्रसिद्धियाँ की गई हैं, उनकी विजय जो उन्होंने प्राप्त की हैं, जो साम्राज्य का विस्तार किया। उनके जो कृषि के बारे में है वो बहुत ही कम मिलता है लिखा हुआ, और ना ही किसान इतने पढ़े लिखे थे कि वो खुद का इतिहास लिख सकें। इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से मिलती है जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों की कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। मुगल दरबार की निगरानी में क्यों लिखे गए थे? क्योंकि किसानों के बारे में तो ज़्यादातर लिखते नहीं थे कि उनका कैसा
जीवन था, कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहन सहन था, ये चीजें तो नहीं, लेकिन कृषि के बारे में लिखा होता है, क्योंकि उस समय क्या था, कृषि पर कर लगाया जाता था, कहाँ से कितना कर आता था, कहाँ कहाँ खर्च होता था, किस किसान पर, किस उपज पर कितना कर लगाया जाता था, ये चीजें उन दस्तावेजों में मिलती हैं, और उससे हमें किसानों के बारे में और उपज के बारे में पता चलता है, कृषि के बारे में पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्यों के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए तथा राज्य व ग्रामीण तापोसों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया था। क्या था कि जो किसानों से कर लेते थे वो बीच के बिचौलिए, और जो उसके बाद वो जमींदारों को दे देते थे, और जमींदारों के पास से जो राजकोष में जाते थे, ये सारी चीजें, ये सारा लेखा जोखा आईने अकबरी में लिखा हुआ है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्तता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो कुछ हमने आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। क्या है, मान लो जो भी आइन अकबरी में लिखा गया है, वो सोच किसकी है, कौन लिखवाता था उसको, अकबर। अकबर के जो दरबारी थे, इतिहासकार थे, वही उसको लिखते थे, तो उसमें सोच किसकी लिखी गई है, उनकी लिखी गई है। किसान उस बारे में क्या सोचते थे, वो चीजें नहीं लिखी गई हैं। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया था, न कि किसानों का। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए हैं। इनमें 17वीं तथा 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल थे जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्यों के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत ये समझने में हमारी मदद भी करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे, राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलती हैं जो दस्तावेज हमें अन्य जगहों से मिले हैं, जैसे कि राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। उसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया के भी बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। उसमें पूर्वी भारत के जो कृषि संबंध थे उनके बारे में, जो किसान, जमींदार और राज्य के बीच जो झगड़े होते रहते थे, जो तनाव था, और जो किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे, वहाँ की जो उम्मीद, न्याय की उम्मीद थी, वो कैसी थी किसानों की उनसे, इस बारे में दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट है किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्त व पाही कास्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे वे थे जो दूसरे गांव से ठेके पर ज़मीनें लेकर खेती करने आते थे। दो प्रकार के किसान थे कि एक तो उसी गांव के जो उस गांव में रहते थे वहाँ कृषि करते थे, दूसरे दूसरे गांव से आते थे और वहाँ ठेके पर ज़मीन लेकर के कृषि करते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे। उनको क्या कहा जाता था, जो दूसरे जगह से आते थे खेती करने के लिए, पाही कास्त। अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से, तो उस वजह से भी कईयों को एक जगह से दूसरे जगह खेती करने के लिए जाना पड़ता है। भारत के कोस्त किसान के पास शायद ही
कभी एक जोड़ी बैल या फिर 2 हल से ज़्यादा कुछ होता होगा। ज़्यादातर के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी, वे समर्थ माने जाते थे, और दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी, और 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन हो। खेती व्यक्तिगत मलिकियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मलकियत का यह विवरण 17वीं सदी पर उनकी भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंटों और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे, और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते थे। क्या करते थे कि वो हल जोतने वाले जो खेतिहर किसान होते थे अपनी ज़मीन की या तो मिट्टी में ईंट गाड़ देते थे, या उनके कांटों से पहचान बना लेते, तार लगा देते थे, जैसे आज कांटों वाले तार लगाते हैं उसी तरह बाड़ जिसको बोल देते हैं वो लगा देते थे। और इस तरह की यहाँ तक हम मेरी ज़मीन है, यहाँ तक अगले की, यहाँ तक उससे दूसरे की, तो उस तरह अपनी ज़मीन की एक निशानी कर लेते थे। आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, साथ साथ आप अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।